Hello everyone, welcome back to MV Classes Labor Law and HRM. If you are preparing for Code 55 NET JRF PSU exam, the merger of Mines Act 1952 into the OSWC Code 2020, it means Occupation Safety Health Working Condition of Code. आपको पता OSH कोड और OSWC ये दोनों का नेम सेम है. कहीं कहीं बुक में आपका OSH कोड 2020 होगा, कहीं OSH WC, बट एक्चुअल हमारा OSH WC है. देन अब आपको इसका मर्जर पढ़ना बहुत जरूरी है. हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 7 में हमारा माइंस एक्ट 1952 दिया रहा है. अब आज हम इसे OSWC कोड के हिसाब से क्या क्या चेंजेज आए उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. टूडेज टेबल ऑफ कंटेंट क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन, कोर डेफिनेशन, अथॉरिटी, कमिटी, वेलफेयर मैंडेट, डेलीगेट रूल्स, कंसेप्ट, OSWC 2020 अपडेट, क्या क्या रूल रेगुलेशन आए हमारे. देन वर्किंग आवर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, लीव विद वेजेस क्या है हमारी, और हायरार्की पेनल्टी क्या है. उसके बाद हम समराइज करेंगे. एक सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जो हमने फैक्ट्री एक्ट में, जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी हमारा OSH कोड के अंदर आ गया है. तो अब हमें इन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके लिए यूनिवर्सल रूल आ गए. तो इसमें क्या है, थोड़ी नंबरिंग को डाउन किया गया है. जैसे एग्जाम में पूछ लेता था कैंटीन के लिए क्या है या इसमें इंस्पेक्टर के लिए क्या है. अब क्या है, आपको एक बार पढ़िए OSH कोड, वो सारे 13 जो लॉ हैं कंसोलिडेट हुए हैं वो सबके लिए सेम है. Then come to the scope and definition according to Mines Act 1952. अडल्ट कौन है? जिसने 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर ली है. अगर 18 ईयर से कम है तो वो कभी भी उसमें माइंस एक्ट में एम्प्लॉयमेंट नहीं जाएगा. तो इसमें क्या है, अडल्ट हमारे प्रोबिएटेड है अबव द ग्राउंड. देन रिले क्या होता है? इस सेट ऑफ वर्कर डूरिंग द सेम काइंड ऑफ वर्क. क्या है कि जब एक हमारे जो वर्कर हैं वो क्या करते हैं कि एक सेम काइंड ऑफ वर्क डूरिंग द डिफरेंट पीरियड. सपोज करो 10 लोग हैं और एक जैसा काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो वो कहलाएगी हमारी रिले. ठीक है. शिफ्ट क्या होगी? स्पेसिफिक पीरियड डेट रिले वर्क. जब एक वर्कर, जो ग्रुप ऑफ वर्कर है वो काम कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को शिफ्ट बोलेंगे. तो आप कंफ्यूज मत होना. रिले क्या होगी? जो आपके ग्रुप ऑफ वर्कर हैं एक साथ, जैसे 5 लोगों का वर्कर है, वो एक सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं डिफरेंट पीरियड में, तो वो होगी रिले. लेकिन उस पीरियड को क्या बोलेंगे? शिफ्ट बोलेंगे. जहां पे रिले वर्क काम कर रहे हैं, मतलब एक जैसे लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे काम कर रहे हैं, उसे हम शिफ्ट बोलेंगे. तो ये तो हमारी थी 1950. अगर हम OSWC अपडेट की बात करें तो अब माइन की जो डेफिनेशन है वो फैक्ट्री, प्लांटेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, सेम है. जैसे पहले हमने पढ़ा ना 20 का 40 हो गया विदाउट पावर एंड 20 हो गया विद पावर. तो ये जो फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन है, प्लांटेशन है, उसके लिए वही जो माइन के लिए भी एप्लीकेबल है. Then come to the chapter second, administration and inspection. 1950 एक्ट की 2 के एक्ट की बात करें तो हमेशा याद रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है. माइंस हो गए, मेजर पोर्ट्स हो गए, डॉक्स हो गए, आपके ये हो गया LIC हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गए. तो ये सारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है. तो माइन को कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. तो इसमें क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर होता था एंड इंस्पेक्टर होते थे जो कंप्लाइंस को करते थे, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते थे, अगर कुछ होता था तो उनको पनिश भी करते थे. ये हमारा चीफ इंस्पेक्टर का काम था. एंड एक होता था हमारा सर्टिफाइड सर्जन. वो क्या मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करता था, जो हजारिस वर्क में काम कर रहे हैं उनको कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज तो नहीं है. तो ये हमारा माइंस है. लेकिन OSWC ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, इन्होंने क्या किया, इसको चेंज किया. उन्होंने कहा कि जो इंस्पेक्टर है वो सिर्फ फैसिलिटेटर, जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट में भी पढ़ा, अब वो सिर्फ उसका इंस्पेक्टर का रोल नहीं रहा. अब उसका रोल किसका रहा? उसका रोल हो गया प्योरिटी एडवाइज करना. अब उसका रोल रह गया कि सिर्फ उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको कमियां ही निकालनी है या फिर उसको कंप्लेन ही ओरिएंटेड है. अब वो क्या उसे एडवाइस दे सकता है कि यस आप इन रूल को कैसे अलाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयर को, क्या है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. मतलब वो सजेस्ट भी कर रहा है. एंड अब जो सर्टिफाइड सर्जन था उसको मेडिकल ऑफिसर के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया. अब हर जगह मेडिकल ऑफिसर आ गया, कहीं वो फैक्ट्री एक्ट हो, माइंस एक्ट, जो हमारे 13 लॉ हैं जितने OSHWC के अंदर आते हैं उन सबके लिए सेम प्रोसीजर हो गया. देखो माइंडसेट हमारा एज ए स्ट्रिक्ट बहुत डाउटिंग वाला था कि अगर कुछ गलत निकला तो पनिश करेंगे. लेकिन वो सच कैसे हो, फैसिलिटी, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं आप और बेटर कैसे बना सकते हैं. देन कम टू द चैप्टर थर्ड, कमिटी. अगर हम कमिटी की बात करें, माइंड कमिटी, तो आप हमेशा याद रखिए माइंड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट कंस्टिट्यूट होती है. देन कंपोजिशन क्या थी माइंड कमिटी की? गवर्नमेंट नॉमिनी, चेयरमैन होगा, चीफ इंस्पेक्टर होगा,
2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन ऑनर, 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर्स एंड 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर। इस तरीके से हमारी कमिटी बनती थी। इसका फंक्शन क्या था, जो अपील हो रही है अगेंस्ट द चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर एडवाइजर रूल मेकिंग, तो उनको ये हियर करते थे। तो अब आप मान लो कितना हो गया, एक हमारा चेयरमैन हो गया, देन 2 हो गए हमारे वो हो गए इक्वल ऑनर और माइनर, ठीक है। तो इतना हो गया, 5 हो गए, देन 7, देन 8 लोगों की ये कमिटी होती थी। अब OSHWC में क्या अपडेट आया, अब उन्होंने सारी कमिटी, फैक्ट्री एक्ट हो, आपका माइंस एक्ट हो, सारी जैसे फैक्ट्री एक्ट में भी हमारी कमिटी बनती थी ना, सबको अबॉलिश कर दिया। हजारियस की वगैरह की उसमें देखो सेफ्टी कमिटी बनती थी, सबको अबॉलिश कर दिया। अब क्या आया, एक ही हमारा बोर्ड रहेगा जिसका नाम है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। सोचो कितना इजी कंसेप्ट कर दिया है। अब ऐसा था, अब बार बार को आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार OSH कोड पढ़िए और माइंड एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। अब इन्होंने रिप्लेस कर दिया। जैसे अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की बात करें, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो ड्रिंकिंग वाटर क्या था कि अगर कहीं कूल वाटर कहाँ मैंडेटरी है, जहाँ 100 से ज्यादा आपके वर्कर हो, ये हम माइंस एक्ट की बात कर रहे हैं। देन अब वो स्टैंडर्ड और माइंस तो नहीं रहा, अब वो OSHWC के अंदर आ गया, तो अब उस कोड के बेसिस पे हम अब डिस्कस करेंगे। कंजर्वेंसी क्या है, लेटरी यूरिनरी सेपरेट होने चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए। फर्स्ट एड बॉक्स था, 1 बॉक्स पर 150 वर्कर होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम मैंडेटरी इफ एम्प्लॉय मोर देन 150 वर्कर। एक अच्छी बात ये करी OSHWC ने कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि एज अप्रोप्रिएट लगता है, जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक रूल उसके थ्रू ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लगा के चेंज कर सकती है, उसको बता सकती है कि आपके यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बात करें इसकी OSHWC की कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्या किया, नंबर को डिसअपीयर कर दिया। जैसे हम अभी नंबर पढ़े ना 150 वर्कर फर्स्ट एड रूम के लिए, जो कि ये क्या था, पार्लियामेंट में पास होगा जब भी ये हमारा फॉलो होता था। अब उन्होंने चेंज कर दिया इनको 150 to 100 रिक्वायर फुल पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट विच टेक ईयर्स। मतलब अब आपको इन्हें चेंज करने के लिए ना, जब पार्लियामेंट में पास करना है तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता था, तो उन्होंने इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी ला दी। मैंने बोला ना आपको, जैसे कोई नंबरिंग है, अगर एक बार लॉ में निकल गया वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, चैप्टर 4 के अंदर OSHWC कोड मैंडेट द फैसिलिटी बट डेलीगेट द थ्रेशोल्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब मैंडेट तो करे कि यस आपको फर्स्ट एड रूम मिलना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो इनकी जो लिमिट है, इनकी जो नंबरिंग है, वो किसके उससे करिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ माइंस है वो आपको बताइए कितने पर कितना होना चाहिए। तो इन्होंने थोड़ी सी, अब उनको डायरेक्ट लॉ में चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी हो रूल बनाओ, ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकालो और देन इंप्लीमेंट करो। तो ये थोड़ा सा इजी कर दिया। वर्डिंग शिफ्ट, द कोड स्टेट एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई रूल्स, जो भी रूल्स हैं उनके अगर। बेनिफिट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन क्विकली चेंज न्यूमेरिकल, मैंने आपको बताया कि वो क्विकली चेंज कर सकती है न्यूमेरिकल को, जो भी नंबरिंग है उनको, थ्रू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन विदाउट गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट। अब उसे पार्लियामेंट जो लॉन्ग प्रोसेस था उसमें जाने की जरूरत नहीं है। Then come to the chapter 6, weekly rest and compensatory rest. Weekly rest क्या है हमारा, no person shall be allowed to work for mine for more than 6 days in any one week. एक वीक में आप 6 डे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, 6 डे के बाद आपको एक रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देन कंपेंसेटरी डे फॉर रेस्ट है, अगर सपोज करो कोई इमरजेंसी हो गया या एग्जाम्शन हो गया, अगर उसको रेस्ट नहीं मिल पाया तो आपको उन्हें कंपेंसेटरी रेस्ट देना पड़ेगा। सपोज कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसा टारगेट आ गया कि आपको उसने 6 डे से ज्यादा काम किया, तो आपको ऐसा नहीं कि यस अब आप उसको कर दो, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेटरी रेस्ट देना पड़ेगा। टाइमलाइन क्या है, कंपेंसेटरी रेस्ट मस्ट बी ग्रांटेड एदर इन द सेम मंथ विद इन द 2 मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग दैट द मंथ। तो क्या हो, ये तो सेम मंथ में दे दो या उसके जस्ट 2 मंथ के अंदर, तो वो देना ही है। तो ये होगा हमारा कंपेंसेटरी रेस्ट। देन OSHWC की 2020 की अपडेट क्या है, कोर प्रिंसिपल रिमेन इसका सेम है, लेकिन उन्होंने बोला कि इंश्योर करो स्टैंडर्ड वीकली रेस्ट हो अक्रॉस ऑल कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। मतलब सबको एक स्टैंडर्ड रेस्ट मिलना चाहिए, जैसे एक पर्टिकुलर डे है, किसी का संडे, किसी का सैटरडे, किसी का मंडे, तो ऐसे इंश्योर करके स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये इसमें अपडेट। देन चैप्टर 6 डेली आर एंड स्प्रेड ओवर। आपको पता है डेली आर स्प्रेड ओवर में क्या डिफरेंस है। स्प्रेड ओवर क्या होता है, जब से आपने ज्वाइन किया, आप एंट्री करी गेट से और जब आपने एग्जिट किया, वो पूरा आपका स्प्रेड ओवर माना जाएगा। लेकिन वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आपके 8 आवर्स। तो अगर हम बात करें अबव एंड बिलो, आपको पता है दोनों का अलग होता है। क्यों होता है कि जो ब्लो ग्राउंड होता है वो थोड़ी हजारियस प्रोसेस होती है, उसमें आप नहीं प्रोबेट होते हैं बहुत सारे लोग, एडल्ट जो होते हैं, यंग पर्सन हो गए, चाइल्ड हो गए, वीमेन हो गई, वो प्रोबेट है।
तो उन्होंने बोला डेली मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, अबव ग्राउंड में 9 आवर्स एंड बिलो ग्राउंड में आप कर सकते हो 8 आवर्स डेली, ठीक है। देन वीकली मैक्सिमम क्या होता है, 48 आवर दोनों का है। रेस्ट इंटरवल एटलीस्ट आपको बोला कि एटलीस्ट 5 अगर आपने 5 कंटिन्यूस आवर्स काम किया उसके बाद आपको मैंडेटरी 30 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए। तो 30 मिनट का होना चाहिए आफ्टर द 5 आवर कंटिन्यूस वर्क, नॉन स्ट्रिक्टली मैंडेट शिफ्ट इन कंटिन्यूस। इसमें मैंडेटरी क्योंकि इसकी शिफ्ट कंटिन्यूस में होती है उसके बेसिस पे। मैक्सिमम स्प्रेड ओवर 12 आवर्स है, इंक्लूड द रेस्ट इंटरवल, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन 8 आवर है, शिफ्ट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड, इसमें आपको 80 आवर रुकना है, इससे ज्यादा आप शिफ्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। देन कम टू द चैप्टर 6 में और पढ़ते हैं ओवर टाइम एंड मैक्सिमम लिमिट। ओवर टाइम रेट क्या है, अब आपने पढ़ा जो आपकी ऑर्डिनरी रेट है, अगर आप ओवर टाइम करते हो, ओटी जिसे बोलते हैं, अगर आपको करते हो तो आपको ट्वाइस रेट देना पड़ेगा। अगर सपोज करो कोई 800 रुपया अर्न कर रहा है, ठीक है, और वो 8 घंटे काम करता है, अगर उससे ज्यादा अगर वो 1 घंटे काम करेगा तो फिर 1 घंटे का उसे 200 देना पड़ेगा। वैसे तो 1 घंटे का हमारा 100 हुआ, लेकिन इसके बेसिस पे उसको ट्वाइस करना पड़ेगा। टाइम रेट, पीस रेट, वर्कर कुछ भी हो, ये दोनों पे अप्लाई होता है। एंड इवन विद ओवर टाइम नो पर्सन कैन वर्क, अगर ओवर टाइम में भी आप 10 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते, ठीक है, ओवर टाइम को मिला के कंटिन्यूस 8 घंटे हो गए, आप 2 घंटा और कर सकते हो, उससे ज्यादा ओटी नहीं कर सकते। OSSWC की 2020 की अपडेट क्या हुई, ओवर टाइम रेट तो आपका सेम है, ट्वाइस देना पड़ेगा, बट मैक्सिमम डेली केप है इंक्लूडिंग ओवर टाइम सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल। अब जो उन्होंने बोला ना कि 10 आवर्स है, अब वो किसके बेसिस पे, अब उन्होंने बोल दिया कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बेसिस पे चला गया, वो अपने अकॉर्डिंग बता सकती है कि आपको ओटी कितना करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो नंबरिंग थी ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल ला रहा है, ये नंबरिंग को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कर रहा है। पहले नंबरिंग स्ट्रिक्टली थी, अब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता देगी कि आपका मैक्सिमम स्प्रेड ओवर कितना रहेगा, मतलब ओटी को मिला के कितना रहेगा। देन कम टू द चैप्टर 6 में ही हमारा नाइट शिफ्ट। इफ वर्कर शिफ्ट एक्सटेंड, सपोज करो मैं बात करूं, अगर उसकी शिफ्ट एक्सटेंड होगी पास्ट मिडनाइट से, फॉर एग्जांपल आपकी होगी 12 o'clock से एक्स्ट्रा हो गई, तो अब नेक्स्ट डे उसकी जो होगी शिफ्ट वो मिडनाइट से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आपकी 12 बजे से होगी, अब आपने नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो आपकी बारात के 12 बजे से शुरू हो जाएगी। नो, द नेक्स्ट डे बिगिन व्हेन द करंट शिफ्ट एंड, जब आपकी करंट शिफ्ट एंड हो जाएगी जब आप नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कैसे भी कैलकुलेट करो 24 आवर्स का वीकली रेस्ट होना चाहिए एंड ऑफ द नाइट शिफ्ट। जैसे आपकी नाइट शिफ्ट हुई उसकी 24 घंटे का, अब आप ऐसा नहीं कि 12 घंटे बाद फिर कर दो, नहीं, 24 घंटे का आपका रेस्ट पीरियड होना चाहिए, यही कहना चाहता है। देन इसमें ही हम पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ माइनर एंड वुमेन। अब देखो माइनस क्या था, एम्प्लॉय अगर कोई भी 18 ईयर्स से बिलो है तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि आप मेंस में नहीं वर्क कर सकते। ये वुमेन है जो बिलो ग्राउंड तो 100% प्रोहिबिटेड थी, और अबव ग्राउंड में भी आपको पता है टाइमिंग थी 6 AM to 7 PM तक थी। लेकिन OSHWC जो कोड आया उसने एज लिमिट तो 18 हमारी सेम रही, लेकिन अब उन्होंने इक्वलाइज कंसेप्ट को लाने के लिए, आपने भी फैक्ट्री एक्ट में भी पढ़ा होगा, वहां पे जो हजारीज प्रोसेस थी वहां पे भी अभी इक्वलाइज होगी कि यस वुमेन कैन नाउ वर्क बिलो द ग्राउंड ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, बट उसका कंसेंट होना चाहिए और उनको एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, मतलब सेफ्टी, उनका वेलफेयर, उनको सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए। अगर वो अग्री है तो वो कर सकती है, नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। तो हजारीज फैक्ट्री एक्ट के अंदर भी अब ये सेम है, ये यूनिवर्सल है। अब आपको बार बार हर किसी के एक्ट के साथ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अगर हम बात करें OSH, अब हम ये सारा जो 8 आवर्स का कर रहा था, अभी हमने क्या क्या डिफरेंस पढ़ा, हमने पढ़ा 9 आवर्स अबव ग्राउंड, 8 आवर्स बिलो द ग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू OSHWC 2020 अपडेट में क्या स्टैंडर्डाइजेशन किया। देखो अब आपको याद रखना डेली लिमिट मैक्सिमम 8 आवर्स पर डे, यस, उसमें था कि जो हमारा अबव था उसमें 9 आवर्स था, ठीक है, 8 आवर्स है। वीकली लिमिट 48 आवर वीक्स, ये सही है हमारा। रेस्ट इंटरवल ये भी हमारा करेक्ट है कि 5 आवर कंटिन्यूस विदाउट द रेस्ट ऑफ इंटरवल एटलीस्ट, अगर 5 घंटे के बाद आपको 30 मिनट का रेस्ट लेना ही लेना है, ये भी हमारा करेक्ट है। स्प्रेड ओवर लिमिट जो हमारी थी इंक्लूड ऑल रेस्ट इंटरवल कैन नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 12 आवर्स इन अ डे, ठीक है, 12 आवर्स, वहां पे 10 आवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 आवर्स इन अ डे के उसमें नहीं हो सकती। एग्जाम टर्म में डेलीगेट पावर, डेलीगेट पावर क्या होती है, डेलीगेट पावर ये होगी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, मॉडिफाइड कर सकती है डेली आवर्स का ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। 48 आवर्स वीकली कॉपी एब्सेंट, जो 48 आवर्स तो कॉन्स्टेंट है हमारा, लेकिन अब वो क्या है जो हमारी
जो डेली आवर्स है, कोई भी नोटिफिकेशन, उन्होंने थोड़ा सा लूप होल छोड़ दिए कि यस हम सारी चीजें हम एक लॉ में नहीं लेके आ रहे, अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ता तो फिर से हमें पार्लियामेंट, आपको पता है ये 2002 में जो सेकंड नेशनल कमीशन थी उसके तहत रविंद्र वर्मा ने इसको सजेस्ट किया था, जो 17 साल लग गए इसे पार्लियामेंट में पास होने में, और अब ये नवंबर में हमारा 1 नवंबर 2025 से ये इफेक्ट में आया, तो कितना टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ चीजें हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे दी रूल्स के बेसिस पे कि यस अब आप चेंज कर सकते हो। देन चैप्टर 7 क्वालिफाई फॉर एनुअल लीव, कौन कौन से वर्कर हैं जो क्वालिफाइड है एनुअल लीव के लिए। तो फर्स्ट वर्कर कौन है, जो कंप्लीट करे हो स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेंडेंस प्रीवियस कैलेंडर ईयर गेट लीव इन करंट ईयर। कैसे, अगर उन्होंने बिलो द ग्राउंड अगर कोई काम करता है तो कम से कम 190 दिन की अटेंडेंस को कंप्लीट किया जाना चाहिए। अगर आप अबव द ग्राउंड वर्कर है तो वो हमारा एटलीस्ट 240 डेज ऑफ अटेंडेंस। अगर आपको फैक्ट्री एक्ट याद हो तो उसमें भी ये था कि 240 दिन आपको काम करोगे प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में तो आपको एनुअल लीव ग्रांटेड है। तो डिफरेंस क्यों, क्योंकि आपको पता है बिलो ग्राउंडेड थोड़ी फिजिकली हार्डसर है, उसमें क्या है कि आपको पता बहुत हजारियस प्रोसेस में लोग काम करते हैं बिलो ग्राउंड में, दैट्स वाई दे नीड अ 120 डे ऑफ अटेंडेंस। देन चैप्टर 2 अर्निंग रेट ऑफ अक्यूमुलेशन। अर्निंग रेट क्या थी, अगर हम बात करें इसका, बिलो ग्राउंड में 1 डे एवरी 15 डे वर्क, ठीक है, बिलो ग्राउंड में तो 15 दिन में एक लीव मिलेगी 30, और मैक्सिमम आप कितना इकट्ठा कर सकते हो 30। अब ग्राउंड में 20 दिन में एक मिलेगी, वो भी मैक्सिमम कर सकते हो। और एक चीज और है, अगर आप कोई वर्कर लीव लेता है 4 दिन से तो उसको पेड दे लीव वेज बिफोर देयर लीव बिगिन, तो उससे लीव स्टार्ट होने से पहले आप उनको पेड कर दीजिए, ठीक है। ये इसमें था कि आप ये उन लीव का पेमेंट कर दो एडवांस में, ऐसा नहीं कि कटेगा अब आप लो लीव। बहुत सारे प्रोसीजर, जैसे 1 महीने है, अब उसने क्या किया, उस मंथ में उसने स्टार्टिंग में 4 दिन उससे ज्यादा ली तो उसने क्या किया, अब उसकी पेमेंट नहीं काटा, उसको क्या करना है, उसको पूरा पेमेंट देना है और देन वो आगे वो लीव नहीं लेगा। टर्मिनेशन क्विटिंग, अगर कोई वर्कर फायर करते हो क्विट करता है एम्प्लॉय को, उसकी अनअवेल लीव जो उसने यूज नहीं करी है अपनी लीव, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 साल में काम करो, उसके पास लीव इकट्ठी हो गई, ठीक है, अब उसने अपनी लीव यूज नहीं करी तो आपको क्या करना है, उनका पेमेंट करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे। मतलब अगर किसी को मंडे को क्विट करता है तो उसको क्या करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे तक उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। देन चैप्टर 7 द डे वर्क ट्रिप, इंक्लूडिंग कौन कौन से डेज एनुअल लीव में हमारे इंक्लूड होते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे फैक्ट्री एक्ट में भी ले ऑफ अग्रीमेंट है, अगर ले ऑफ कर दिया तब भी वो डेज काउंट होंगे, या अनलीव है जो ईएल होती हैं जो आपने कमाई है, ठीक है, आपको एक महीने में 20 दिन के अंदर एक लीव मिल रही है, जो वो वाली आपकी लीव है वो भी आपकी काउंट होगी। देन मैटरनिटी लीव जो कि 12 वीक्स तक होगी। अब दीज डे काउंट टूवर्ड द क्वालिफाई, ये क्वालिफाई करने के लिए तो है जैसे 190 और 240, बट ये टूवर्ड द अर्निंग रेट में नहीं है कि ये 15 दिन में भी आपको एक मिलेगी अगर आप हो नहीं, ये सिर्फ क्या है, लीव जो मिलती है वो आपको एक्चुअली काम किया जब मिलेगी, लेकिन यस आप उस पैरामीटर में आ सकते हो तो वो एज ए काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि अगर मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, ठीक है, तो अब मुझे क्या है, अब मेरे वो जो काउंट होगा एनुअल लीव का, तो मुझे अगर उसको मेरी जो 12 वीक्स की छुट्टी है वो 190 डेज में काउंट हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब उसमें अर्निंग रेट नहीं कमा सकती। अब ऐसा नहीं कि मुझे हर 20 दिन बाद एक और छुट्टी साइन होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अर्न है जब आप एक्चुअली में काम करते हो, जब ये लीव अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी काउंट करवा सकते हो। देन अब इनकी बेसिस पे क्या अपडेट आई, अभी हम इतना सारा पढ़ा 190 डेज 240 डेज, अभी पूरा कंप्लीटली कंसेप्ट अबॉलिश हो गया। जैसे फैक्ट्री एक्ट में भी पढ़ा कि 240 डे है, अब वो भी है, अब सबके लिए यूनिवर्सल आएगा, जो 13 लॉ है हमारे सबके लिए सेम रूल है कि अगर आपने 180 डेज वर्क किया, काम किसी भी में हो, माइंस में हो, फैक्ट्री में हो, प्लांटेशन में हो, तो आप एनुअल लीव आपको मिल सकती है। अर्निंग रेट का भी एक ही आया, 1 डे लीव फॉर एवरी 20 डेज, जैसे अभी हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा था उसमें चाइल्ड का था 15 डेज के बाद, यहाँ पढ़ा हमने ब्लो उसमें, तो अब इसने बोल दिया कि नहीं आपको हर 20 दिन में एक दिन लीव मिलेगी जो सबके लिए अप्लाई होती है। देन व्हाट से द सेम, बिकॉज बस एक ही चीज हमारी सेम रही, 30 डेज लिमिट जो रहेगी, आप 30 डे ही लिमिट कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। चैप्टर 8 हायरार्की ऑफ लेजिस्लेशन
रेगुलेशन कौन बनाता है? मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डील विद द टेक्निकल सेफ्टी ड्यूटी मैनेजर माइनिंग ऑपरेशन। ये कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आपको पता है माइंस का जो कंसेप्ट है वो, जैसे फैक्ट्री है वो स्टेट गवर्नमेंट का था, माइंस क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो टेक्निकल सेफ्टी सारी इनके लिए रूल रेगुलेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डील विद वेलफेयर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। देन बाय लॉ ड्राफ्टेड बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर द स्पेसिफिक माइन, डील विद द लोकल माइंस। ये कौन? ऑपरेशन कंट्रोल ये कौन करता है? ये हमारे ओनर एजेंट एंड मैनेजर बनाते हैं, और जो जिन्हें हमें लोकल से डील करनी होती है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो क्रूशियल क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाई, बट ये पर चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव्ड होने चाहिए। अब इनमें भी क्या मतलब क्या कंसेप्ट आया? अब ये 3 टायर सिस्टम तो है माइंस के लिए, बट सेक्शन एंड टाइटल चेंज हो गए। रेगुलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक सेफ्टी रेगुलेशन स्पेशली फॉर माइंस एंड डॉक्स, ये सेम है। और ये रूल्स भी हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेम रहते हैं। बाय लॉ स्टिल फ्रेम्ड बाय द एम्प्लॉयर बट नाउ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, पहले जो चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव किए जाते थे, अब वो किससे अप्रूव करने हैं? आपको चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर से अप्रूव करने हैं। देन चैप्टर 9 की पेनल्टी ऑफ 1952 एक्ट। जनरल पेनल्टी में कोई भी कंट्रावेशन हो तो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइड नहीं थी, बस पनिशमेंट था आपको 3 मंथ्स तक और फाइन था आपका 1000 तक। फॉल्सिफिकेशन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेकिंग रजिस्टर नोटिस एंड मेडिकल सर्टिफिकेशन, तब भी उसमें इम्प्रिजनमेंट थी 1 मंथ की, फाइन था 200 बोथ का। कंट्रावेंशन कॉजिंग डेथ इफ ब्रेकिंग ए सेफ्टी रूल लीड्स टू द फेटेलिटी, अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो आपको इम्प्रिजमेंट थी 2 years एंड फाइन अप था 5000 बोथ। अब इसमें क्या चेंजेस आए? इसमें क्या किया, जो हमारा OSSWC कोड था उन्होंने पेनल्टी को बहुत ज्यादा मॉनिटरी वे को, मतलब मनी को बहुत हाई प्रायोरिटी में रखा, और जो उनके जो इम्प्रिजमेंट है उसको डाउन किया। देखो कैसे पेनल्टी पैराडिग्म, ओल्ड जो था लो फाइनेंशियल फाइन थे कंबाइंड विद द फ्रीक्वेंट थ्रेट, शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट दे दी जो माइनर जो मिस्टेक होती है उनके लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इम्प्रिजमेंट इज लार्जली रिमूव फॉर द माइनर, इन्होंने इम्प्रिजमेंट को तो मतलब रिमूव कर दिया। नॉन फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लेकिन लेट रजिस्टर फिलिंग होगी इन सब चीजों के लिए। लेकिन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस दिया, इंप्लॉय क्या कर सकते हैं, एक हैवी फाइन दे अगर उसको सेटलमेंट करना है अपने जो ऑफेंस किए उनको, बट आउट ऑफ कोर्ट जाने से पहले। पहले क्या था, हर चीज आपको कोर्ट में जानी पड़ती थी, अब नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर एक हाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसका मैक्सिमम 50% मतलब इस तरीके से हमें पे कर दोगे तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सेटलमेंट कर सकते हो। मासिव फाइनेंशियल हाइक्स, जनरल पेनल्टी एंड फाइन्स फॉर फेडरल नेग्लिजेंस नाउ रनिंग टू लाख ऑफ रुपीज। अब कितना, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो अगर आपको 5 लाख से 10 लाख, पहले क्या था 5000 था, अब इतनी लैक्स में फाइन देना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा रिवाइज पढ़ लेते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले माइंस एक्ट पढ़ते हैं 1952 जो ओल्ड रूल था, देन हम न्यू रूल्स पढ़ेंगे। जैसे अथॉरिटी क्या थी, चीफ इंस्पेक्टर था, सर्टिफाइड सर्जन था। अब इसमें क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर एंड मेडिकल ऑफिसर को इससे रिप्लेस कर दिया। तो एग्जाम में पूछ लिया था ना वोकैबुलरी शिफ्ट की, यस अगर वो मेंशन तो जरूर करेगा आपके एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट और या बेस्ड ऑन OSSWC कोड। तो अगर माइंस एक्ट दे रहा है तो ये होंगे, अगर OSSWC कोड दे रहा है तो ये होंगे। डेली वर्किंग आवर्स 9 आवर्स अबव द ग्राउंड, 8 आवर्स बिलो द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या होगा, 8 आवर्स से यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। 9 आवर एक्सेप्शन इज कम्प्लीटली अबॉलिश्ड हो गया। वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे बिलो ग्राउंड, आपको पता है रिस्ट्रिक्ट आवर्स अबव द ग्राउंड थे कि यस आप इतने से इतने टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन अब OSSW का परमिटेड एवरीवेयर, फैक्ट्री एक्ट हो, प्लांट सेक्टर हो, माइंस सेक्टर हो, इंक्लूड द बिलो ग्राउंड, पर आपको उनके कंसेंट की जरूरत है, आपको उनका एग्रीमेंट की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा रेडिकल चेंज आया जो कि इक्वलाइज करने की, जेंडर इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लीव क्वालिफिकेशन जैसे 190 डेज बिलो द ग्राउंड, 240 डे अबव द ग्राउंड। अब क्या हो गया, अब ये 180 डेज यूनिवर्सली, जैसे फैक्ट्री एक्ट में भी हुआ अब इसमें भी हो गया। अब ये सारी चीजें ओल्ड 190 240 को जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं उन सब चीजों को रिमूव कर दिया। लीव अर्निंग रेट 1 डे पर 15 डे बिलो ग्राउंड थी, 1 डे पर 20 डे अबव ग्राउंड थी। अब क्या होगा, 1 डे पर 20 डे यूनिवर्सली हो गया। एंड जो लोगों को एडवांटेज मिलता था, जो बिलो ग्राउंड वर्कर काम करते थे हर 15 दिन में एक छुट्टी मिलती थी, उनका भी एडवांटेज चला गया। वेलफेयर थ्रेशोल्ड हार्ड कोडेड इन एक्ट, जैसे उसमें क्या नंबरिंग थी, 150 वर्कर होंगे तो फर्स्ट एड रूम होगा। अब इन्होंने सारा रूल किसको कर दिया, सेट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब उन्होंने बोला हार्ड नंबर देखने की जरूरत नहीं है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा तो वो जाके चेक कर लेगी। देन पेनल्टी में इम्प्रिजमेंट ऑफ थ्रेट्स फॉर माइनर ऑफेंस, लो फाइनेंशियल फाइन, हमेशा ये था। अब इन्होंने क्या किया, कंपाउंडिंग ऑफेंस कर दिया कि यस आपको जाने की जरूरत नहीं है, एंड हैवी फाइनेंस इन लाइक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड
जो ऑफ ऑफेंस है तो किसके अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा OSHWC कोड के अंदर है। अब आपका माइंस एक्ट 1952 और OSHWC कोड में क्या क्या चेंजेज आए वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आई होप यू ऑल क्रैक JRF जून 2026।